हेलो दोस्तों, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। सो लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में क्या हुआ, नीट का पेपर मैंने बहुत फास्ट डिस्कस कर दिया। चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ी कम समझ में आई होगी या बहुत ज़्यादा समझ में आ गई होगी। तो अब आज मैंने क्या किया है, जो पेपर है उसको सेग्रीगेट कर दिया मैंने 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैंने सेगमेंट बाय सेगमेंट मैं उसको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करूंगा, जिससे जो आपके कंसेप्ट हैं वो बहुत इजीली क्लियर हो जाए और अगर आपने गलती से कुछ मिस्टेक किया हो उसको फर्दर ना करो। क्लियर? तो मैं इसको बिल्कुल बोरिंग नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, स्टार्ट करें सेशन को। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज याद रखना, इस बार जो है वेटेज जो था फिजिकल से 16 क्वेश्चन आए थे, फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक से 12 और ऑर्गेनिक से 17 क्वेश्चन आए थे। ये वेटेज था, मतलब फिजिकल को अच्छा खासा वेटेज मिला था। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ है? मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि मोल कंसेप्ट में कुछ भी पूछा जाए, अगर मोल के बारे में पूछा जाए या कुछ भी पूछे तो सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन में मोल गिवन है, नहीं गिवन है। तो पहले मोल ढूंढोगे, उसके बाद ही आपको किसी के साथ रिलेशन करना है। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम। क्या मोल गिवन है? जो 5 आपके दिए हुए हैं उसमें एक भी में मोल गिवन है नहीं, तो पहले हम मोल ढूंढेंगे। तो चलिए फर्स्ट केस में मैं ले लेता हूं n इज इक्वल टू गिवन मास गिवन है आपका 212 डिवाइडेड बाय 106, यानी कितने मोल आए? 2 मोल। मोल मिल गए तो क्या दादा हम एटम ढूंढ सकते हैं? यस, 2 × अब बताओ Na2CO3 में कितने एटम है? सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3। 3 + 1 4, 4 + 2 6 इंटू क्या लिखेंगे? Na, यानी इसमें कितने एटम आए दादा मेरे? 12 Na आ गए। बहुत अच्छी बात है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। फिर से नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, मास गिवन है। इस बार कौन है? Na2O। तो भैया मास क्या गिवन है? 248 डिवाइडेड बाय जो आपका मोलर मास है वो क्या है? 62 है। यानी इसको सॉल्व किए तो कितने मोल आए? 4 मोल आए। गुड। अब एटम्स ढूंढ लेते हैं। सर एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई Na2O में सोडियम कितनी बार? 2 टाइम। ऑक्सीजन कितनी बार? 1 टाइम। टोटल दादा कितने हैं इसमें? 3 मल्टीप्लाई बाय Na। क्या आया सर? 12 Na आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो। सी ऑप्शन में NaOH है। NaOH कितनी बार है सर? NaOH 240 ग्राम है, तो लिखो 240 ग्राम और उसका मास क्या होता है? 40। कितना आया? 6 मोल। अब एटम ढूंढ लो, एटम ढूंढ लो। 6 × अब NaOH मतलब Na + OH- मतलब 2 एटम है, यानी 6 × 2 × Na, यानी हम क्या लिख दिए? 12 Na। अब फंस गए तुम। क्या जनरली यही होता है? अगर मैं स्टूडेंट होता हड़बड़ी में यही करता, एग्जाम लोड है Na + OH-, यही तो होता है जनरली। लेकिन यहाँ एटम पूछा है, आयन नहीं भाई। तो एटम NaOH में सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यानी फंसाने के लिए दिया था। यानी इसमें 3 एटम है, 2 नहीं। तो अगर 12 Na तुम लिख दिए, हो गए तुम गलत। यहां पे लिखना होगा 6 × 3 × Na, यानी 18 Na है। समझ में आया? देखो एकदम बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे मिस्टेक, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, आप जानते हो, लेकिन वहां पे लोड होता है, एग्जाम बर्डन होता है। उसी बर्डन को तो आपको सस्टेन करना है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट था, है और था, हमेशा रहेगा। तो देखो ABC दिया हुआ है, यानी तुरंत यहां तक सॉल्व करते हैं, ABC दिखता तुरंत टिक करके आप आ जाते हैं, है ना? इसीलिए देखो फंसाया है। चलिए अभी तक मेरा आंसर आया नहीं, सी तक चेक कर चुके हैं। अब डी को हम चेक करते हैं। डी में क्या है? 12 ग्राम ऑफ H2। फिर से n निकालो, 12/2 कितने आए? 6 आ गए। जब 6 आ गए तो एटम्स निकाल दो। 6 × H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 2 × Na, यानी 12 Na आ गए। अब यहां से हम थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 का ही दिया हुआ है ना, 3 का ग्रुप दिया हुआ है, ABC, ABD, BCD, BDE। अब 4 चेक करने के बाद हम थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि हम चेक करते हैं क्या हम पहुंच चुके, क्योंकि वहां पे टाइम भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो हमें मिल चुका
ए में भी 12 एन है, बी में भी 12 एन है, डी में भी 12 एन है, यानी ऑप्शन मिल चुका है ए बी डी। और नीट में एक बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं, मतलब वन ऑप्शन करेक्ट की बात कर रहा हूं मैं कि वन ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन तो करेक्ट होंगे नहीं। हाँ सर, तो यानी हम मिल चुका है। अगर ऐसा होता है तो बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा ना, इसलिए टेंशन काहे का, है ना। चलिए आ गया बी ऑप्शन। हाँ सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे दादा मेरे, फिर से ये कहाँ है, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 9th में भी पढ़े हम, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली क्या बोलता है, पहले मुझे बताओ। ये जनरली क्या होता है, मैटर और पार्टिकल्स यानी एटम्स के बारे में बताता है। उसका कहना ही है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर और एटम यानी मास और एटम को कंसीडर करता है। इससे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इजीली डिफाइन हो जाता है। लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ले लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ले लो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ले लो, सब में कहीं ना कहीं मास और एटम का गेम है। लेकिन उसमें एक और लॉ होता है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस यानी गे-लुसाक लॉ। इस केस में मास और एटम नहीं, इस केस में वॉल्यूम आता है। तब एवोगैड्रो बाबा बोलते हैं कि 4 लॉ तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के मैंने डिफाइन कर दिए, मेरे से डिफाइन हो सकता है उसको, लेकिन जो लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं उस जगह पे मेरा बात नहीं है, मैंने वॉल्यूम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दिया था। तो आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। एक्चुअली ये जो आया था ये आगे बढ़ के एवोगैड्रोस लॉ बताया, वहां पे मोल और वॉल्यूम में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ, मास और वॉल्यूम में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। लेकिन जो आपके डाल्टन्स थे वहां पे तो कोई वॉल्यूम की जिक्र नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देखो बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन थ्योरी टाइप का था। कंफ्यूजन करता है ये कि इतना डीपली कौन जाएगा भाई, ये तो एक्सप्लेनेशन की चीज है। हाँ तो भाई नीट है, इस बार पेपर बहुत अच्छा आया, स्टैंडर्ड पेपर है, तो उसके रिगार्डिंग तो थोड़ा बहुत टेस्ट तो करेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो घबराना नहीं है, जो हुआ अच्छा ही होगा, है ना। क्लियर। चलिए अब आ जाइए, ये क्वेश्चन आ गया कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ सर, ये रिडबर्ग इक्वेशन का बात आ गया। क्लियर हो, क्योंकि वेवलेंथ पूछा। सर रिडबर्ग इक्वेशन क्या, याद करो मैंने बताया था, 1/λ इज इक्वल टू RH² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² बताया था। अब ये वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, दो ट्रांजिशन है। फर्स्ट केस में n1 इक्वल टू 2 है और n2 इक्वल टू क्या हो गया 3 है। वैल्यू पुट करो, ये तो कॉमन होंगे, 1/λ1 इज इक्वल टू 1/2² माइनस 1/3²। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/36। सेकेंड केस में ट्रांजिशन 4 to 6 है, यानी इस बार n1 क्या है 4, n2 क्या है 6। तो फिर से 1/λ2 ढूंढ लो, RH² देन आफ्टर क्या आ जाएगा 1/4² मीन्स 16, 1/6² मीन्स 36, यानी 1/λ2 क्या आ जाएगा RH²। इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा 5/144। ये दोनों तो दोनों साइड में कॉमन है, इसको हटा दिया मैंने, सीधा लिखा 1/λ1 अपॉन 1/λ2 इज इक्वल टू 5/36 अपॉन 5/144। दादा यस सर हो गया, 5 कैंसल, 144 ऊपर गया और ये 36 क्या आ गया 4/1। आंसर में 4/1 देखो कहीं नहीं दिया है। अब सर यहाँ रेशियो पूछा था λ1/λ2 का, हमने क्या ढूंढा है, ये ऊपर गया ना, एक्चुअली हमने ढूंढा है λ2/λ1 ढूंढा है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो λ1/λ2 इज इक्वल टू क्या आया दादा, इट इज 1/4। क्या यही आंसर है 1/4? हाँ सर। तो देखो रिडबर्ग इक्वेशन से इजी एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे दिया। डन सर। तो आंसर क्या होगा 4th ऑप्शन। आगे बढ़े दादा। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसमें पूछा है एनर्जी एंड रेडियस के बारे में। तो क्या मैंने ये एनर्जी का फॉर्मूला बताया था क्लासरूम में, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या
आप ऐसे किलो कैलोरी में भी लिख सकते हो, जूल में भी लिख सकते हो। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्या बताया था? यस सर बताया था। अब आज इसी का खेल आ गया। मैक्सिमम टाइम में ये पूछता है, लेकिन आज चीजें बदल गई, आज इसने इस पे पूछ दिया। वैसे हिंट तो दिया हुआ था, कोई बात नहीं। अब इसने क्या पूछा? फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा है, तो दोनों के केस में एन की वैल्यू तो क्या होगी? 1 होगी, सिर्फ जेड बदलेगा। तो अगर मैं लिथियम 2+ की बात करूं तो लिथियम 2+ का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। बस मैं 3 पुट कर दिया, तो भैया ई लिथियम 2+ इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 3 दादा क्या होता है? 9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 19 के आसपास आने वाला है। तो लिथियम 2+ के लिए लॉक हो गया, 19 के आसपास आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं हीलियम प्लस की बात करूं तो हीलियम प्लस के केस में जेड इज इक्वल टू दादा मेरे क्या आता है? 2 आता है। तो जेड इज इक्वल टू अगर 2 है तो भैया बोलो ई प्लस के केस में ई प्लस नहीं, हीलियम प्लस के केस में हम क्या लेंगे? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड 2 स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये जो है 8 के आसपास आएगा और ये 19 के आसपास आएगा पहले एनर्जी का। तो अब इसका कॉम्बिनेशन कहां मुझे दिखता है? मैं ऑप्शन में देखूं, यहां पहले ऑप्शन में 19 के आसपास है और ये 8 के आसपास है। बहुत अच्छे। ऐसा कहीं और कॉम्बिनेशन है? नहीं है। ऐसा और कॉम्बिनेशन है? नहीं है। सी ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां पे -18 होना चाहिए, -16 नहीं, यानी मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रेडियस ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्या आपका टाइम किलिंग होता है। तो पहले देखो क्या ढूंढना है। अब रेडियस का एक्सप्रेशन सिंपल है, Rn इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर सेम है, एन की वैल्यू सेम होगी, बस जेड की वैल्यू लिखनी है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना जब हमें कॉम्बिनेशन मिल गया है ना? समय भी बचाना इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको आ गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 अच्छे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछ दिए इसने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े सर? बिल्कुल बढ़िए। आ गया, ये आ गया थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसको केमिकल काइनेटिक्स में भी हम पढ़ सकते हैं। याद करो, मैंने बताया था 2 रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। तो अगर एक्सोथर्मिक के केस में मैं ग्राफ बनाने जाऊं एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्टेंट बाबा है और प्रोडक्ट बाबा क्या आएंगे? नीचे आ जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में भी एक्टिवेशन एनर्जी दिखाने के लिए मैंने ये ग्राफ बताया था। ये ग्राफ यहां पे क्या आएंगे? EA। बहुत अच्छी बात है। दोनों के बिटवीन कुछ डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा H। यानी ये किसका ग्राफ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। आ गया समझ में? यहाँ डेल्टा H देखो नेगेटिव दिया हुआ था, तो कौन से ऑप्शन में मेरा जैसा ग्राफ दिख रहा है? तो सर ये ऊपर नहीं है, ऊपर तो नहीं होगा, P तो नीचे ही होगा। या बहुत अच्छी बात है सर, ये वाला दिख रहा है। ये देखो, ये और ये, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये है एक्टिवेशन एनर्जी है, डेल्टा H नहीं है। डेल्टा H यहाँ होगा, इसलिए मैंने ऐसा बना के आपको समझाया था केमिकल काइनेटिक्स में भी, है ना? तो आंसर सी नहीं, आंसर क्या होगा? ए होगा। आया समझ में? अच्छे से देखो, है ना सर? जी सर, समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा। हेस लॉ है दादा मेरे। कहता है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एक इक्वेशन तक पहुंचना है, बाकी बहुत सारे इक्वेशन को लिख के, यही तो कह रहा है। चलो करके देखते हैं। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba2+। अच्छा, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है, यानी Ba ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो Ba2+ बना। मतलब इस रिएक्शन का हमें डेल्टा H ढूंढना है। अच्छा, इसके साथ कुछ हिंट मिला है, कुछ और इक्वेशन दिए हुए हैं, देखूं मैं। दिया हुआ है गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सल्फेट आयन कैसे बना? S+O2, इससे क्या बन गया? SO4 2-। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऑक्सीजन वहां पे 4 टाइम्स है तो 2 लगा दिया। ये मिल गया मेरा एक इक्वेशन। गुड। इस इक्वेशन के लिए मेरा डेल्टा H की वैल्यू कितनी है? 216 है। यस, तो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या हो गया? -216। ये इक्वेशन मैं क्या 1 मान सकता हूं? मान लिया, पहला मुझे मिल गया। डन। अब क्या कहता है? अब कहता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन भी दिया हुआ है क्या? बहुत अच्छी बात है। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब आपका पता है Ba2+ और SO4
2 माइनस मिलके आपका क्या बनता है सर, BaSO4 बनता है, यही तो बनता है। यानी इस केस में क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है डेल्टा H, क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू है -4.5। क्या है, -4.5। क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लूँ? हाँ सर बिल्कुल मान लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टैंडर्ड हीट ऑफ अच्छा और भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4। अच्छा BaSO4 स्टैंडर्ड हीट है, यानी Ba है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इससे आपका क्या बन गया भैया, BaSO4 बन गया। ठीक है, अब इसका कुछ डेटा दिया हुआ है। हाँ सर इसका डेटा क्या गिवन है आपका, -349। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने लिख दिया ये -349, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3। आई होप सो। अच्छा बैलेंस कर दूं यहाँ पे 2O2। अच्छा अब ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों का यूज़ करके हमें वहाँ पहुँचना है। कुछ चीज़ें समझ में आ रही, क्या कर सकते हैं। अच्छा इसमें तो BaSO4 नहीं है, यहाँ BaSO4 है और यहाँ BaSO4 है। अगर इसको कैंसिल कर दें तो काम हो जाएगा। यानी मैं अगर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 लिखूं तो आई थिंक BaSO4 कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे SO4 को भी कैंसिल करना है, ठीक है, और यहाँ भी SO4 है। यानी अगर मैं इक्वेशन 1 कर दूं तो क्या काम मेरा हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, सारे कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड आउट। इज इट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो दिख जाएगा, यहाँ पे 2O2 है, 2O2 है, सल्फर भी कैंसिल हो जाएगा। यस, इक्वेशन 3 - 2 माइनस इक्वेशन 1 करूँ तो काम बन जाएगा। आप करके देखो बनेगा। तो यानी -349 -4.5 और -216, यही तो होगा। गुड। यानी ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी सारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, 349 + 4.5 + 216, यानी -349 एंड प्लस 216 है ना। तो 216 मतलब 220.5, 220.5 ये आया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -128। हाँ सर बिल्कुल आ गया, ये आ गया ये ऑप्शन। क्या चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल जो नॉर्मल हमने इक्वेशन पढ़ा था उसमें थोड़ा सा घुमा के इसने दे दिया। बात वही है, 3 इक्वेशन लिखो या 4 मिले 2 मिले, बस आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ। बस उसको पहुंचने के लिए क्या किया वही लिखना है। इस पर कितनी सारी प्रैक्टिस की थी क्लास में, याद है? हाँ सर बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए चलिए, आया समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अरे वाह, अब आ गया ये इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। अच्छा इसमें जो बोला है पहले अच्छे से पढ़ लो। अब इसी चीज को मैंने जो क्लास में है क्या ऐसे कुछ समझाया था, थोड़ा देखो तो। अगर पॉलीबेसिक एसिड है लाइक H3PO4, इसका पहला इक्वेशन हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे सर, 3H प्लस PO4 3- और इसकी वैल्यू को मैंने मान लिया Ka। क्या लिख सकते हैं? अच्छा इसको थोड़ा आगे इलाबरेट करूं तो क्या एक बार में एक H+ निकलेंगे ऐसे करके, H3PO4 देगा H+ और क्या बनेगा जल्दी बोलो, H2PO4-। इसको मैंने मान लिया Ka1। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद H2PO4- आपका क्या बन गया जल्दी बोलो, H+ एंड HPO4 2-। बहुत अच्छी बात है। इसको क्या लिख दिया, Ka2 लिख दिया। हाँ सर दादा। उसके बाद HPO4 2- आपका चेंज किस में हो गया दादा, H+ और PO4 3- में। इसको हमने क्या लिखा, Ka3 लिखा। क्या ये चीज़ें याद आई? यस। यानी जो रिलेशन आया था वो क्या था, याद करो, Ka = Ka1 × Ka2 × what, Ka3, यही तो आता था। एक पहला मैंने बताया था। दूसरा क्या बोला था, Ka1 ज़्यादा, फिर Ka2, उसके बाद क्या होगा Ka3, ये भी आया था ना रिलेशन। यस, पहला हाइड्रोजन में जब ये रिलीज कर रहा है तो उस जगह पे Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज हो गया। क्या ये चीज़ें जो पढ़ी थी मैंने यहाँ लिख दिया? हाँ। अब इसका यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, देखूंगा बन पाता है या नहीं। देखें। अच्छा पहला क्या है, log K = log Ka1 + Ka2। अच्छा मतलब ये एक्सप्रेशन में मैं log लेके देखूं, log K = क्या हो जाएगा, log A मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन हो जाएगा, log Ka1 देन log Ka2 देन आफ्टर log Ka3। यस, यानी पहला मेरा करेक्ट है। दूसरा
H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4, यस, क्योंकि इसका Ka1 Ka2 में यही तो रिलेशन है, यस सर, बहुत अच्छी बात है। फिर Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ये भी बताया, यस सर, यानी ABC मतलब तीनों ही करेक्ट हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे दिखा, ABC, तीन ही ऑप्शन थे, ये तीन दिख गया, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ें, हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये भी आपके इक्विलिब्रियम से है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ली सटेलियर प्रिंसिपल या ली सटेलियर प्रिंसिपल। इसमें आपको पता है इंपैक्ट ऑफ प्रेशर देखना है, इंपैक्ट ऑफ क्या देखना है, टेम्परेचर देखना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना है और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन देखना है। हम कहां जा रहे हैं, एनओ की तरफ। कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। याद करो मैंने बोला था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर, एक्सो के लिए फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर, यानी हाई और लो में हम कहां जाएंगे, हाई पे जाएंगे, लो होगा नहीं। दूसरा, हम NO की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2NO2। देखो हाई कंसंट्रेशन N2O2 है, यस। क्या प्रेशर का रोल है, नहीं, क्योंकि डेल्टा Ng क्या है, 0, ये 2 मोल, ये 2 मोल, तो 0 हो जाएंगे, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसलिए प्रेशर का इसने कुछ लिखा ही नहीं। तो कौन सा सिर्फ गलत है, बी ऑप्शन गलत है, यानी ACD आया, यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, ये इक्विलिब्रियम के थे, 2 क्वेश्चन हुए इक्विलिब्रियम के। चलिए अब देखते हैं फॉर द रिएक्शन। वाह, ये फिर से इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। रेट कांस्टेंट, अच्छा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अरे वाह, लॉज ऑफ मास एक्शन, क्या ये रिलेशन पढ़ा था, Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। हाँ दादा, हाँ सर, याद है, बस इसी का यूज करना है। चलिए, आपको पता है Kb गिवन है 2500 Kf के, है ना। चलिए, तो क्या मैं Kc इज इक्वल टू लिख सकता हूं Kf अपॉन 2500 Kf। हाँ सर बिल्कुल लिखिए, किसने रोका है, नहीं मैं बिल्कुल, आप क्यों रोकोगे, चीजें समझ में आ रही है। हाँ सर, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1/2500, क्या Kc मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में दादा क्या बोल रहा है, Kp। तो सर एक रिलेशन हमने पढ़ा था, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू दी पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng दादा मेरे क्या है, 2 - 1 1 है, R की वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तो Kp इज इक्वल टू Kc मतलब 1/2500 0.0821 इंटू 1000। मैं मजे में सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन घड़ी देखो 45 मिनट से भी ज्यादा समय लगेगा आराम से, इसलिए ये पेपर लेंदी था। टफ ज़्यादा नहीं था लेकिन लेंदी पेपर था, क्योंकि वहाँ टाइम भी वैल्यूबल है। मैं यहाँ पे मज़े मज़े में कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कितना आपको परेशानी हुई होगी। समय घड़ी देखना पड़ता है बार बार। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल का तूफान ले आया है, और बायोलॉजी तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो इसीलिए पेपर लेंदी था, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। खाली मेरे कूदने से कुछ नहीं होगा, आपको भी कूदना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो 0.033 थर्ड ऑप्शन आ गए। यानी 3 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से आए, 2 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री से मान लो। इज इट क्लियर टू यू। 2 क्वेश्चन कहां से आए, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से। 2 क्वेश्चन कहां से आए, मोल कंसेप्ट है। यानी सारे 11th के पोर्शन को इसने इक्वल वेटेज दिया है। बोला खुश रहो बाबा, सब खुश रहो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 12 के सेक्शन में। 12 के सेक्शन में पहला क्या है, सॉल्यूशन। ये देखिए सॉल्यूशन चैप्टर से आया है। क्या इसके रिलेटेड मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। गॉट इट। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर आई की वैल्यू, अगर एम इक्वल है तो आई की अगर वैल्यू बढ़ी तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ाना दादा मेरे। यस सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखो कौन, आई मतलब यहाँ पे तो 100% डिसोसिएशन मान रहा हूँ, यानी जितने आयन बनेंगे वही आई की वैल्यू होने वाली है। क्लियर। क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो इसलिए मैंने एम को कंसीडर नहीं किया। यूरिया NH2 CO NH2 ये कभी डिसोसिएट नहीं होता आयन में। KNO3 डिसोसिएट हुआ, KNO3 दादा मेरे डिसोसिएट होके क्या बना दादा, ये K प्लस और NO3 माइनस बना, यानी N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 आयन बने। अब Na2SO4 की बात करूं तो ये बना 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, यानी N की वैल्यू क्या है, 3 आयन बने। ये भी ग्लूकोज भी आपका ब्रेक डाउन नहीं होता, तो सबसे ज्यादा आयन कौन बनाया, Na2SO4, यानी इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, आई की वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन।
क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े? बिल्कुल सर बढ़ते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मोल ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड Y मेक अ सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर। अच्छा, इनका वेपर प्रेशर आपका गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 72, ठीक है। और कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X, यानी P0X दिया हुआ है आपका क्या 63, और P0Y क्या गिवन है 78। और बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात किया। अच्छा, इसमें एक मैंने ट्रिक बताया था, याद है कि अगर जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से जो इस सॉल्यूशन जो जिस दो कंपोनेंट से बना है उसमें अगर एक का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए किसी एक का, तो वो नेगेटिव डेविएशन देगा। अगर कम होता है, जैसे ये 60-70 है, एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर दोनों का ही कम होता तो वो पॉजिटिव डेविएशन देता था। ये चीजें शायद आपको याद होगी, तो इसका यूज करके हम आंसर की तरफ पहुंच सकते थे। ये क्या देगा? नेगेटिव डेविएशन। लेकिन एट अ सडन बोलोगे नहीं सर कैलकुलेशन करके भी तो दिखाओ आप। ये तो ठीक है सर, मैं समझ गया, ये ट्रिक बताया था याद है, लेकिन इसका कैलकुलेशन मैं बताता हूं। चलिए, आपको पता है जो आपका गिवन है वो क्या है? PS 70 टॉड है। अब जो डेटा है उससे मैं PS निकाल के देखता हूं। आपको पता है PS इज इक्वल टू P0X इंटू X से लिख दूं ताकि XX लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, P0Y इंटू XB, मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ X है। अच्छा, P0X क्या है 63, मोल फ्रैक्शन ऑफ X क्या होगा? X के कितने मोल है? 5 मोल अपॉन टोटल मोल मतलब X प्लस Y के मतलब 15। बहुत अच्छा। P0Y कितना है सर? P0Y 78 है। ओके, YB में मतलब Y के मोल अपॉन टोटल मोल, इतना ही तो है। हाँ सर बिल्कुल इतना है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल करो। ये 5 3 15, ये 21, ये आ गया यहाँ पे 21, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 26 है ना, यही तो होगा। हाँ ठीक है, यानी ये आ गया आपका 52, यानी जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 73 टॉड। एक्चुअल में जो कैलकुलेशन किया वो 73 टॉड है, और जो गिवन है जो वो 70 है, यानी क्या है? कम है। तो कम हो गया, यानी कैलकुलेटर वाले ज्यादा हैं और ऑब्जर्व वाले मान लो वो क्या है? कम है। यानी जब ऐसा हो जाए तो याद करो कौन सा होता है सर? नेगेटिव डेविएशन होता है। तो कैलकुलेशन से भी समझ में आया? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड ऑप्शन। तो दो हमारे मिल गए कि हाँ सर ये वाली बात है। तो चलो थर्ड वाले पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, फिर से सॉल्यूशन 3 क्वेश्चन पूछ दिए। अच्छा, ये अच्छा भाई साहब, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि भाई जनरली लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है, तो जनरली हमको दिखेगा सॉल्वेंट लिक्विड ही होंगे, है ना, यानी सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसने बोला ऐसा थोड़ी होता है भैया, टाइप तो और भी होंगे ना, सॉलिड भी तो आपका सॉल्वेंट हो सकता है ना, सॉलिड इन सॉलिड, है ना, गैस इन सॉलिड एंड देन लिक्विड इन सॉलिड, ये भी तो हो सकता है। तो यानी इस बार टेस्ट किया। अच्छा, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉपलेट, लिक्विड वो कहाँ होते हैं? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब गैस में होते हैं। तो ह्यूमिडिटी के केस में लिक्विड कहाँ है? गैस में है। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है, लिक्विड कहाँ है? गैस में है। बहुत अच्छा। एलॉय आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। अब मेटल भी सॉलिड, दूसरा मेटल भी सॉलिड, यानी एलॉय मतलब सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, यानी सॉलिड इन सॉलिड, यानी ये ऑप्शन है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अमलगम की बात करें तो याद करो अमलगम मतलब जैसे सोडियम अमलगम, Na सॉलिड है लेकिन Hg क्या है? लिक्विड है, यानी लिक्विड इन सॉलिड। यस सर, चीजें समझ में आ रही है? यस। उस स्मोक याद करो, सुबह में बोलते हैं जॉगिंग करो, क्यों? क्योंकि वेदर में डस्ट पार्टिकल नहीं होते। अब डस्ट पार्टिकल मतलब सॉलिड पार्टिकल कहाँ आ गए? गैस में आ गए, यानी सॉलिड इन गैस। तो स्मोक कहाँ? सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हुआ। वाह सर, तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन। तो देखो सॉल्यूशन से 2 न्यूमेरिकल आए और एक जो है आपका क्या आ गया? थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आया समझ में? क्लियर? डन। उसमें से ये वाला और उससे पहले वाला जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला है, उसमें आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। खैर सेकंड वाला भी डायरेक्ट बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व करके अगर वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना। क्या पूछा है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड। अच्छा, ये मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 90,
और पूछता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो क्या ये फॉर्मूला याद है? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एट एनी कंसंट्रेशन 90 दिया हुआ है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है नहीं। अच्छा, इसके जगह पे आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है केटायन एंड एनायन का, यानी कॉल्लॉस लॉ लगाएगा, है ना। कॉल्लॉस लॉ से क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। क्या ये चीज़ याद है? हाँ। अच्छा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन क्या है? 349.6 है। एनायन क्या है दादा मेरे? 50.4 है। पुट कर दिया तो ये आ गया आपका क्या? 400। हाँ चलिए, अब हमें मिल गया मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो क्या अल्फा निकलेगा? हाँ सर, वैल्यू पुट करो 90/400। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? अगर सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर टू यू? तो वैल्यू करके आप सॉल्व करके देख सकते हो। सी इज द करेक्ट आंसर। आया? बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कंडक्टेंस पूछा। कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन पे ना, तो अच्छा ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसको पढ़ सकते हो, है ना। कंडक्टेंस है, आयन कौन देगा? अच्छा, देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो आयन देगा, इसमें तो कोई ब्रैकेट के बाहर नहीं है, मतलब ये आयन नहीं देगा, ये भी आयन नहीं देगा, ये 3 और एक ब्रैकेट यानी ये टोटल 4 आयन देगा, ये 1 और 1 यानी ये 2 आयन देंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन ये देगा, यानी इसके कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा। और कम किसका होगा? जो आयन ना दे। अरे भाई, कम में तो दोनों है। अच्छा, तो भैया इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। हम मतलब आंसर की के लिए वेट करेंगे, है ना, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट में ए और बी दोनों। मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछता तो हम सी पे जाते हैं, लेकिन मिनिमम पूछा, दोनों करेक्ट हो सकता है। क्लियर? 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा क्या है? इफ द, अच्छा केमिकल काइनेटिक्स का है, बहुत अच्छी बात है। क्या पूछा? इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है यानी 0.03 पर सेकेंड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, यानी टी ढूंढना है। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 7.2 मोल पर लीटर है, और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितना बचा? 0.9 है। वाह, बहुत अच्छा बात है। हम इसका ये यूनिट देके पता कर लिए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। चलो, K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2.303/T लॉग दादा A0 अपॉन क्या लिखेंगे? AT लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। T ढूंढना है, 2.303/K, उसके बाद लॉग A0 अपॉन AT। क्या ये हो जाएगा? यस। अब आपके पास सारा डेटा है क्वेश्चन में। यस, K की वैल्यू क्या है? 0.03, A0 की वैल्यू कितनी है? A0 की वैल्यू 7.2, AT की वैल्यू कितनी है? 0.9। क्या हम ये वैल्यू पुट करके अब T ढूंढ सकते हैं? समय बर्बाद नहीं करते, T ढूंढ लोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 69.3 सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फिर से है फर्स्ट ऑर्डर से। चलिए, हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 मिनट है। अच्छा, टी हाफ दिया हुआ है, यानी टी हाफ है दादा मेरे 1 मिनट। अच्छा, और द टाइम रिक्वायर्ड, यानी फिर से टी पूछा है, कितना कंप्लीटेशन? 99 पॉइंट कंप्लीशन। अच्छा, मतलब इस जगह पे A0 100 मानना होगा और 99 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना? 0.1, यानी टी ढूंढना है। A0 AT गिवन है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे, लेकिन K गिवन नहीं है, लेकिन हिंट में टी हाफ गिवन है। तो K इज इक्वल टू क्या होगा? 0.693/T हाफ, यानी K मतलब 0.693। टी हाफ तो 1 है, डायरेक्ट लिख लो। बहुत अच्छी बात है, मिल गया K। बस अब पुरानी यादें सर। K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग A0 अपॉन AT। A0 भी गिवन, AT भी गिवन, वैल्यू पुट करो, T ढूंढना है। क्या कर लोगे? हाँ सर, कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 10 मिनट। आई होप सो आपको दिखा। क्या समझ में आ रहा है कि भाई पेपर में जो है कंसेप्चुअल कंसेप्ट बहुत यूज़ किया और कैलकुलेशन डाल दिया, यानी लेंदी कर दिया पेपर को। लेकिन अगर हमने डीपली चीज़ों को पढ़ा है तो क्वेश्चन हमसे बनेंगे। कोई नया लॉजिक से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। ऐसा नहीं बोला कि ये वाला ऐसे किया था, ये वाला वैसे किया था, ये ट्रिक था, वो ट्रिक था, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जहां जहां मिस्टेक है उसको मार्क कर लेना, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। आई होप सो आपको समझ में हर
हर पे मतलब हर एक चैप्टर को उसने बैलेंस करके क्वेश्चन पूछा, सबसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। बस इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन है और आपका इस किससे सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सेशन एंड करेंगे, मन लगाओ और मुझे पूरा भरोसा आपने अच्छा किया होगा, आपका दिन भी अच्छा होगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।